बच्चों जो अपना एक छूट गया था तो टॉपिक कि राज्य में साक्षरता दर की वृद्धि हेतु चलाए गए कई कार्यक्रम है, जैसे कि साक्षरता अभियान में प्रौढ़ शिक्षा है, सतत साक्षरता कार्यक्रम में बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, प्रोत्साहन और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा विशेष ध्यान और प्रोत्साहन दिया जा रहा है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कानून बनाए गए इत्यादि कारण संभव हुई है। परंतु आज भी महिला साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से बहुत कम है और उसको बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जैसे कि अब बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है, जिनमें प्रमुख है भाई जो बच्चियां गाँव में विद्यालय नहीं है तो पास में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय खोले गए हैं। कस्तूरबा किसकी पत्नी? कस्तूरबा महात्मा गांधी जी की पत्नी थी। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय खोले गए हैं जिससे कि बालिका पढ़ सके। आवासीय है, पूरी तरह से सारी फैसिलिटी है। ग्रामीण बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, जो बालिकाएं 6 किलोमीटर दूर से आ रही है उनको सरकार 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पैसे देती है, तभी देखिए जब वो बच्ची सरकारी स्कूल में पढ़ेगी। इसके अलावा गार्गी पुरस्कार, किसी बच्चे के अगर 75% से ऊपर नंबर आते हैं तो सरकार के द्वारा 5,000 से ऊपर 6,000 इनाम दिया जाता है। गार्गी पुरस्कार में आपकी बेटी योजना में छात्रवृत्ति मिलती है, जिन अभिभावकों के दो बच्चियां हैं उनको बच्चा नहीं है, बच्चियाँ हैं, उन बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है। देवनारायणी छात्रा स्कूटी वितरण योजना, देखिए जो गुजर रेबारी गडरिया इनकी बच्चियाँ हैं उनको देवनारायणी योजना के तहत स्कूटी वितरण की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। जिनका कॉलेज में एडमिशन है बच्चों को आने जाने के लिए, छात्रों को निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। जो बच्चियाँ सरकारी स्कूल में प्रवेश लिया है और बाहर से आती है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो उनके लिए सरकार के द्वारा निःशुल्क साइकिल वितरण योजना चलाई जा रही है। इसके अलावा अन्य बालिका प्रोत्साहन योजना है, बहुत सारी और भी योजनाएं हैं बच्चों। तो ये जो योजनाएं हैं ये बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन के लिए, बालिका शिक्षा को बढ़ाने के लिए, महिला साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए इन योजनाओं की शुरुआत की सरकार ने, जिससे कि जो महिला साक्षरता दर कम है वो आगे बढ़ सके, वो पुरुषों के बराबर ला सके। तो आप सभी से निवेदन है बच्चों की, आप अपने जो अपनी बहनें हैं, छोटे बहन हैं अपने आप लोगों की, तो उनको सबको आप पढ़ने के लिए प्रेरित करें, अपने माता पिता को समझाएं। और आगे हम फिर देखते हैं टॉपिक। अब देखिए बच्चों, हमने बालिका प्रोत्साहन योजना के बारे में पढ़ लिया था। अब है लिंगानुपात। तो देखिए लिंगानुपात किसे कहते हैं, क्या है। जब आपका क्वेश्चन आता है लिंगानुपात किसे कहते हैं, छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, परंतु बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। लिंगानुपात का सूत्र पूछ लेते हैं, आपके सूत्र नहीं है पर आपके ये है। लिंगानुपात किसे कहते हैं? तो लिंगानुपात किसी क्षेत्र विशेष यथा देश, राज्य, स्थान के पुरुष और स्त्री की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात किसी क्षेत्र विशेष यथा देश, राज्य या स्थान के पुरुष और स्त्री की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। तो हम देश, राज्य, स्थान के पुरुष और स्त्री की संख्या के अनुपात को क्या कहेंगे? लिंगानुपात कहते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों पर, किसी भौगोलिक क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए कोई भी भौगोलिक क्षेत्र है, भारतीय, आप तो भारतीय मान लीजिए, किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्याओं को इसका मानक माना जाता है। यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को इसका मानक माना जाता है। पुरुषों
प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को इसका मानक माना जाता है। अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि लिंगानुपात किसे कहते हैं, तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। देश में लिंगानुपात प्राय महिलाओं के पक्ष में नहीं होता। देश में लिंगानुपात प्राय महिलाओं के पक्ष में नहीं होता क्योंकि महिलाओं की संख्या कम है। अब आगे पढ़ेंगे कि क्या कारण है कि वो कम है इन चीज़ों के बारे में। तो क्वेश्चन आ जाए कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। अब आगे देखते हैं बच्चों, सन 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश का लिंगानुपात 940 था। कितना था? 940। सन 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश का लिंगानुपात 940 था। अर्थात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 940 ही है। कितनी है? 940। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 940 था। अर्थात 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं ही हैं। केरल राज्य का लिंगानुपात 1084 सबसे अधिक है। वह हरियाणा का लिंगानुपात सबसे पिछड़ा राज्य है। हरियाणा का लिंगानुपात है 877। अब देखिए बच्चों, शिक्षा का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है क्योंकि सबसे ज़्यादा किस राज्य की साक्षरता दर है? केरल की। तो केरल की साक्षरता दर की वजह से वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, जेंडर संवेदनशीलता नहीं है। वहाँ बच्चों और बच्चों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता, लड़का लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तो इस वजह से वहाँ का जो केरल राज्य का लिंगानुपात है 1084 सबसे अधिक है। हरियाणा का लिंगानुपात सबसे पिछड़ा राज्य है। हरियाणा का लिंगानुपात है 877 क्योंकि हरियाणा में शिक्षा की भी कमी है। तो इस वजह से वहाँ का लिंगानुपात कितना है? 877। तो ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरल। और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो केरल। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। कितना है? 877। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात। अब राजस्थान की बात करते हैं बच्चों, तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 926 है, जो कि 2001 के लिंगानुपात 921 की तुलना में बड़ा है। अब देखिए 2011 में जो राजस्थान का लिंगानुपात है 926 रहा बच्चों, परंतु 2001 में जो जनगणना हुई बच्चों, तो वहाँ उस समय राजस्थान का लिंगानुपात 921 था, तो उसकी तुलना में बड़ा है। 2011 का लिंगानुपात 1901 से अब तक सभी जनगणना में सबसे अधिक है जो राज्य की सामाजिक प्रगति का सूचक है। अगर हम देखें 1901 से लेके अगर 2011 की तुलना करते हैं तो बड़ा हुआ लिंगानुपात है, क्योंकि ये राज्य की सामाजिक प्रगति का सूचक है। तो इसमें आ जाए कि राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार 926 और 2001 की लिंगानुपात की तुलना में 921 की तुलना में ये बड़ा है। आगे देखते हैं बच्चों, ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात अधिक रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात अधिक रहा है। लिंगानुपात पुरुषों के पक्ष में रहने का प्रमुख कारण है भ्रूण हत्या मानी जाती है। अब लिंगानुपात पुरुषों के पक्ष में रहने का प्रमुख कारण भ्रूण हत्या मानी जाती है, क्योंकि देखिए लिंगानुपात पुरुषों के पक्ष में रहने का प्रमुख कारण क्या है? भ्रूण हत्या मानी जाती है, क्योंकि गर्भ में ही लिंग परीक्षण करवा के बालिकाओं की हत्या कर दी जाती है। तो लिंगानुपात पुरुषों के पक्ष में रहने का प्रमुख कारण ही है कि भ्रूण हत्या मानी जाती है बच्चों। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि लिंगानुपात पुरुषों के पक्ष में रहने का प्रमुख कारण क्या है, तो आपका जवाब होगा भ्रूण हत्या। क्या होगा? भ्रूण हत्या। आगे देखते हैं, सरकार के द्वारा भ्रूण हत्या रोकने और लड़कियों के जन्म और उनके जीवित रहने की स्थिति में सुधार लाने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा भ्रूण हत्या रोकने के लिए कानून बनाया गया। लड़कियों के जन्म के लिए पैसे दिए जाते हैं, उनके जन्म पर उनके जीवित रहने की स्थिति में सुधार लाने के विशेष प्रयास भी किए जा रहे हैं। तथापि इस समस्या का समाधान जन जागृति और शिक्षित समाज से ही संभव हो सकेगा। अगर ये भ्रूण हत्या रोकना है, फिर भी सरकार के द्वारा भ्रूण हत्या रोकने के लिए
कानून भी बनाए गए लड़कियों के जन्म पर सरकार के द्वारा उनके लिए शिक्षा में, उनकी विवाह में, यहाँ तक समय उसके लिए बीमा कवर सब कुछ दिया जाता है लड़कियों के लिए, क्योंकि ये आज एक भ्रूण हत्या एक समस्या बन गई है। क्योंकि अगर जागृति नहीं है हम लोगों में तो आने वाले समय में महिलाओं की संख्या कम हो जाए। तो इस वजह से सरकार के द्वारा भ्रूण हत्या रोकने और लड़कियों को जन्म और उनके जीवित रहने की स्थिति में सुधार लाने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं बच्चों। तथापि समस्या का समाधान क्या है? जन जागृति और शिक्षित समाज से ही संभव हो सकेगा। जन जागृति और शिक्षित समाज से ही संभव हो सकेगा। जब जन जागृति आएगी कि महिला और शिक्षित समाज जिसमें कि लड़का लड़कियों में भेदभाव ना समझे, शिक्षित समाज, जब पूरा समाज शिक्षित हो जाएगा तो फिर ये भेदभाव जो जेंडर संवेदनशीलता है वो खत्म हो जाएगी बच्चों। अब आगे हम देखते हैं, राजस्थान में डूंगरपुर राजसमंद जिले से हैं। राजस्थान में डूंगरपुर और राजसमंद जिले ऐसे हैं जहाँ पट्टीदार पुरुषों पर, राजस्थान की बात करें बच्चों तो राजस्थान में डूंगरपुर राजसमंद जिले ऐसे हैं जहाँ पर पट्टीदार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या राज्य में सबसे अधिक है। तो राजस्थान में डूंगरपुर राजसमंद जिले ऐसे हैं जहाँ पट्टीदार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या राज्य में सबसे अधिक है। डूंगरपुर में लिंगानुपात 990 है बच्चों और राजसमंद का 988 महिलाएं पट्टीदार पुरुषों पर हैं। तो डूंगरपुर में 990 तथा राजसमंद में 988 महिला पट्टीदार पुरुषों पर हैं। तो ये दोनों डूंगरपुर और राजसमंद ऐसे जिले हैं जिनका लिंगानुपात सबसे अधिक है। राज्य में सबसे कम लिंगानुपात, अगर राजस्थान की बात करें तो राज्य में सबसे कम लिंगानुपात बच्चों धौलपुर जिले का है जहाँ पट्टीदार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 845 ही है। जहाँ पर पट्टीदार कितनी 845। और अगर भारत की बात करें सबसे कम कहाँ का है? हरियाणा, कितनी 877 ही है भारत में हरियाणा। तो वैसे ही तो जो राज्य में सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर जिले का है बच्चों जहाँ पट्टीदार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 845 है। अब देखिए आगे, तो ये है आपका लिंगानुपात कि पट्टीदार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश का लिंगानुपात 940 है। और इसके अलावा केरल के राज्य का लिंगानुपात 1084 सबसे अधिक है। हरियाणा का सबसे कम है, हरियाणा का लिंगानुपात 877 है। अब राजस्थान के लिंगानुपात की बात करें 926 है बच्चों। और लिंगानुपात पुरुषों के पक्ष में रहने का प्रमुख कारण भ्रूण हत्या मानी जाती है। और राजस्थान में डूंगरपुर राजसमंद ऐसे जिले हैं जहाँ पट्टीदार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, सबसे अधिक है। डूंगरपुर का 990 है, राजसमंद का 988 बच्चों। और राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर है और जहाँ पट्टीदार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 845 है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए नगरीकरण। देखिए बच्चों, औद्योगिकरण और नगरीकरण, जहाँ उद्योगों की स्थापना हुई वहाँ धीरे धीरे नगरीकरण हो गया। उद्योगों की स्थापना कहाँ हुई? जहाँ पर पूरी भौगोलिक स्थिति उद्योगों के पक्ष में है, जहाँ पर पानी है, बिजली है, सब कुछ है, कच्चा माल है, तो वहाँ उद्योगों की स्थापना हुई और वहाँ पर ही नगरीकरण हुआ। तो नगरीकरण क्या है? नगरीकरण से तात्पर्य जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करना। तो नगरीकरण से तात्पर्य क्या है? ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पर ध्यान रखना। तो नगरीकरण से तात्पर्य है जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करना। यानी कि जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों से क्या हो जा रही है? शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करना, क्षेत्र की ओर पलायन करना। शहरी क्षेत्रों के भौतिक विस्तार जैसे कि क्षेत्रफल, जनसंख्या इत्यादि का विस्तार भी शहरीकरण कहलाता है। तो शहरी यानी ग्रामीण जनसंख्या शहर के क्षेत्र की ओर पलायन कर रही है, तो उससे क्या तात्पर्य? नगरीकरण। यानी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करना है। नगरीकरण से तात्पर्य है कि जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर पलायन करना। और शहरी क्षेत्रों के भौतिक विस्तार से क्षेत्रफल बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही इत्यादि का विस्तार हो रहा है, तो शहरीकरण कहलाता है। तो ये सभी क्या कहलाता है? शहरीकरण कहलाता है। भारत में शहरीकरण स्वतंत्रता के बाद होने वाली वह घटना है। भारत में शहरीकरण स्वतंत्रता के बाद में होने वाली वह घटना है जिसमें भारत में नगरों की संख्या, भारत में शहरीकरण स्वतंत्रता के बाद होने वाली वह घटना है जिसमें भारत में नगरों की संख्या व आकार में
तेजी से बढ़ती हुई है और साथ ही कुल जनसंख्या में और साथ ही कुल जनसंख्या में और साथ ही कुल जनसंख्या में भारत में शहरीकरण स्वतंत्रता के बाद होने वाली वह घटनाएं जिसमें भारत में नगरों की संख्या जिसमें भारत की नगरों की संख्या आकार में तेजी से वृद्धि हुई है और साथ ही कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत भी बढ़ा है। तो ये घटनाएं एक और जहाँ नगरीकरण यानी शहरीकरण, आधुनिक औद्योगिकरण और सामूहिक प्रणाली का द्योतक देखिए, एक और जहाँ नगरीकरण यानी कि शहरीकरण, आधुनिक औद्योगिकरण और समसामयिक प्रणाली का द्योतक है, वहीं दूसरी ओर ये पर्यावरण ये प्राकृतिक संसाधनों के लिए घातक है। देखिए, एक और तो जहाँ नगरीकरण आधुनिक यानी नगरीकरण क्या है, आधुनिक औद्योगिकरण और सामूहिक प्रणाली का द्योतक है, वहीं यानी कि नगरीकरण से औद्योगिकरण भी बढ़ रहा है, तो यह वर्तमान समय की प्रणाली का द्योतक है। वहीं दूसरी ओर ये पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के लिए क्या है, घातक है। ये पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के लिए क्या है, घातक है, क्योंकि नगरीकरण बढ़ने से बचो एक तो जो कृषि योग्य भूमि है वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। दूसरी जो पेड़ पौधे हैं, प्राकृतिक संसाधन है, पेड़ पौधे हैं, पानी है, जल है, इनकी विकट समस्या आ रही है, विकट समस्या पैदा हो जाती है। तो पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के लिए ये घातक है। गत वर्षों की जनगणना में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, छावनी बोर्ड, अधिसूचित शहरी क्षेत्र एंड नोटिफाइड एरिया आदि सभी को शहरी क्षेत्रों की श्रेणी में रखा गया है। भारत की ग्रामीण जनसंख्या शहरी जनसंख्या से अधिक है। भारत की ग्रामीण जनसंख्या शहरी जनसंख्या से अधिक है, क्योंकि भारत की 65% जनसंख्या शहरों में निवास करती है। तो भारत की ग्रामीण जनसंख्या शहरी जनसंख्या से अधिक है और भारत की जनसंख्या का 3/4 से थोड़ा कम भाग भारत की जनसंख्या का 3/4 से थोड़ा कम भाग गाँव में निवास करता है। क्योंकि 65% जनसंख्या कहाँ रहती है, गाँव में नहीं रहती है, और क्या करती है, कृषि करती है, कृषि कार्य में, प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न है। तो भारत की जनसंख्या का 3/4 से थोड़ा कम भाग गाँव में निवास करता है। ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि हमारे देश में कृषि मुख्य व्यवसाय ADP, ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि हमारे देश में कृषि क्या है, मुख्य व्यवसाय है। ADP ग्रामीण जनसंख्या धीरे धीरे घट रही है। ADP ग्रामीण जनसंख्या धीरे धीरे घट रही है, क्योंकि किस लिए घट रही है, क्योंकि जो कृषि व्यवसाय है वह उससे लाभहीन हो गया है, वो उससे लाभ नहीं मिल रहा है। तो लोग उससे क्योंकि जो कृषि व्यवसाय है बच्चों, वह धीरे धीरे उससे जो प्राथमिक व्यवसाय है वो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है और कृषि लाभहीन हो गई है, उसे कोई लाभ नहीं मिल रहा है लोगों को, क्योंकि जो लागत मूल्य है वो ज़्यादा आ रहे हैं और जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है। तो इस जो कृषि व्यवसाय को छोड़ के लोग शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, क्योंकि जब लाभ ही नहीं मिलेगा तो लोग खेती करना छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, वहाँ मजदूरी ढूंढ रहे हैं, औद्योगिक कार्य करने के लिए मजबूर है। यदि भी ग्रामीण जनसंख्या धीरे धीरे घट रही है तथा शहरी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, इसके मुख्य कारण है ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का रोजगार। अब इसके बहुत सारे कारण हैं, जनसंख्या धीरे धीरे घट रही है और शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इसका प्रमुख कारण बच्चों ये है कि अब क्वेश्चन आ जाए कि आपके कि ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या घट रही है और शहरी क्षेत्र में बढ़ रही है, इसका प्रमुख कारण क्या है। तो प्रमुख कारण तो ये है कि एक तो कृषि लाभहीन होना, दूसरा जनसंख्या को रोजगार, शिक्षा, अन्य शहरी सुविधाओं हेतु शहर की ओर पलायन करना। तो ये बच्चों ये है कि रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए और अन्य चीज़ों के लिए, शहर की चमक दमक के लिए
गांव की जनसंख्या शहरों की ओर पलायन कर रही है। धन्यवाद। आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हम नगरीकरण, कितनी परसेंट नगरीकरण जनसंख्या, नगरों में जनसंख्या रहती है, आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद बच्चों।